डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से है और आपका टॉपिक रहा आरडीएनए टेक्नोलॉजी एंड यूज टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से कंप्लीट हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड उसमें क्या क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग के समय टूल्स को हम यूज़ कर सकें। तो हम देखते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके जो टूल्स हैं वो किस तरीके से हम इसमें रख सकते हैं। ओके, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम यूज़ करते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है, जिसके कारण बहुत सारे मॉडिफिकेशन हमको आज देखने को मिलते हैं। और यह जो है अकॉर्डिंग टू बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी एक विज्ञान की शाखा है। ओके, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है यह एक ऐसा या एक ऐसी टेक्निक है, ठीक है, जिनके द्वारा किसी जीव के जीन को जिसमें दोष हो, इस दोष वाले जीन को हटाकर इच्छित जीन के डीएनए में एंजाइम, होस्ट कोशिका, वेक्टर आदि की सहायता से डीएनए का रिकॉम्बिनेशन कराकर इच्छित डीएनए की कॉपी प्राप्त कर लेना ही आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी दोषपूर्ण जीव के डीएनए को काटकर उस डीएनए में सुधार कर उसको नए तरीके से डीएनए या बाहरी डीएनए के साथ जोड़कर उसमें जो भी अशुद्धियां थीं उन अशुद्धियों को हटाकर हम पुनः एक अनप्योर जीन से प्योर जीन को प्राप्त कर लेना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इस टेक्निक का उपयोग सर्वप्रथम स्टैनले कोहन और हर्बर्ट वायर नामक वैज्ञानिक ने 1972 में दिया था। उसके बाद इसकी जो स्टडी है स्टैनले और वायर के द्वारा, वो पहले स्टडी हुई थी साल्मोनेला टाइफीरियम बैक्टीरिया पर। तो पहली स्टडी जो है वो साल्मोनेला टाइफीरियम बैक्टीरिया है, जो कि साल्मोनेला टाइफीरियम का प्लाज्मिड को ले लिया गया है और इस प्लाज्मिड को लेकर बाहरी जीन के साथ ऐड कर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया गया है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया गया और बाद में इसे होस्ट कोशिका मतलब इकोलाई सेल में डाल दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इकोलाई के जैसे ही इकोलाई में ये आया तो हमने क्या किया, इसको प्रोसेसिंग दी और प्रोसेसिंग देने के बाद हमने इसमें से इच्छित डीएनए की कॉपी या मल्टीपल कॉपी को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये टेक्निक्स का यूज़ किया गया था। देन इसके आगे हम पढ़ेंगे तो देखो इस तरीके की ये यहाँ पर टेक्निक्स यूज़ हुई है, उसको देखते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये साल्मोनेला है, टाइफी बैक्टीरिया है का प्लाज्मिड हमने निकाल रखा है, इसको आइसोलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। यहाँ हमारे पास क्या है, ये बाहरी डीएनए है, इन दोनों को ही हमने बाहर निकाल रखा है और बाहरी डीएनए और साल्मोनेला टाइफी की जो प्लाज्मिड है उसको हम समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब डीएनए की कॉपी से उसको कट करते हैं। तो इन दोनों को हमने यहाँ से काट दिया। काटने वाला जो एंजाइम है वो आरई है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जब हमारे पास दोनों डीएनए के सेगमेंट मिल जाते हैं, मतलब खंड मिल जाते हैं हमको, चुनिंदा खंड, तो हम इन खंड को एंजाइम की सहायता से जोड़ देते हैं, जिसका एंजाइम का नाम है लाइगेज। ठीक है, इस लाइगेज एंजाइम के जोड़ते समय हमको एक मिलता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्या मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर,
डीएनए। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वह वेक्टर है जिसमें आपके द्वारा लिया गया जीन वेक्टर और आपके द्वारा लिया गया जीन वेक्टर तथा बैक्टीरिया का वेक्टर दोनों ही मिक्स या जुड़े हुए होंगे। इस वेक्टर की खासियत होती है ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो हम इस वाले वेक्टर को उठा के क्या करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करा देंगे। होस्ट सेल में जैसे ही ये ट्रांसफ़र होगा तब हमारी जिम्मेदारी जो बनेगी इसको रक्षित करने की बनेगी कि कहीं हमारे द्वारा जो जीन ट्रांसफ़र किया गया है वो कहीं एरर तो कॉज नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बैक्टीरिया से कॉपी प्राप्त करते समय हम इसको टेक्निक के यूज़ करके इसको टेस्ट करते रहते हैं। तो जब हमको एक समय में एक कॉपी मिलती है एंड सेकंड समय में हमको बहुत सारी कॉपियाँ 2, 4, 8 इस सीक्वेंस में हमको स्क्वायर सीक्वेंस में हमेशा इसकी कॉपी मिलती चली जाती है। और हमने जो भी दोषपूर्ण जीन को काट कर उसको प्योर करने की जो प्योर करने के लिए जो तकनीकी का उपयोग किया है, इस तरीके की जो तकनीकी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और इस तकनीकी को नाम दिया गया आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ओके ओके यह जो क्रिया है वह मुख्यतः 3 स्टेप में होती है। कौन कौन से स्टेप हैं? इस क्रिया को करने के लिए हमें 3 स्टेप आवश्यक हैं। इन स्टेप को जानना चाहिए। नंबर 1 जो है वो बाहरी डीएनए की पहचान करना है, मतलब हमको पहचानना है कि हमको बाहर से कौन सा डीएनए लेना है। सेकंड जो है वो है पहचान कर डीएनए को होस्ट कोशिका में इंजेक्ट कराना। ठीक है, पहचान कर डीएनए को होस्ट कोशिका में इंजेक्ट करा देना। एंड थर्ड है इंजेक्ट किए गए डीएनए खंड को सुरक्षित रखकर होस्ट कोशिका की सहायता से इच्छित डीएनए कॉपी को प्राप्त कर लेना। मतलब जो लास्ट स्टेप था हमारी टेक्निक का, जहाँ पर हम मल्टीपल कॉपी को प्राप्त कर रहे थे, तो इस तरीके से हमको बहुत सारी अपनी इच्छा के अनुसार कॉपियाँ मिल जाती हैं डीएनए के द्वारा और हम उन डीएनए से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करा सकते हैं या किसी नस्ल पशुओं में उस नस्ल को हम हाइब्रिड तौर पर सुधार सकते हैं या हम किसी तरीके की जीन थेरेपी के द्वारा हम किसी ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है हमारे जीवन जेनेटिक जो भी टूल्स यूज़ किए जाते हैं वह एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया के तहत किए जाते हैं। ये जो टूल्स होते हैं उसमें एंजाइम्स हैं, होस्ट कोशिका है और फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस को टारगेट करके किया जाता है। देखते हैं इसमें किस तरीके से हम सेल को ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है ट्रीट द सेल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हम करेंगे सबसे पहले इसको। टेम्परेचर जो है हमें पता है कि यदि 18 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए को हॉट गर्म कर दिया जाए तब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। ओके, अलग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को डीएनए का डीजनरेशन बोलते हैं। क्रिया सेल का जो डीएनए है वह सेल वॉल के अंदर रहता है, इसलिए हमें सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। ओके, इसके लिए एंजाइम यूज़ होंगे।
यूज ऑफ एंजाइम। बैक्टीरिया सेल के लिए होगा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। प्लांट केस में होगा सेल्यूलोज, और फंगस केस में होगा काइटिनेज, CHITINASE, काइटिनेज। ओके, उसके साथ में हम देखते हैं कि जो भी सेल है, हमको पता है सेल केवल DNA साथ तो होगा नहीं, उसका साइटोप्लाज्म में RNA भी होगा, प्रोटीन्स भी होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए केवल DNA। तो RNA ना आ जाए इसलिए हम यहाँ पे एक एंजाइम का यूज़ करेंगे, उसका नाम होगा RANASE, RNAs। RNAs जो एंजाइम है वो RNA को ट्रीट करता है और उसमें रोकता है आने के लिए। देन प्रोटीन को ट्रीट करने के लिए हम एंजाइम का यूज़ करेंगे प्रोटीएज। प्रोटीएज जो एंजाइम है वो प्रोटीन को आइसोलेट कर देगा, और उसके बाद जो भी टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस बचता है हमारे पास, वह होता है DNA। और यह DNA जो होता है हमको टेस्ट ट्यूब में एक प्रेसिपिटेट चिल्ड इथेनॉल होता है, यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल है, और इसके ऊपर ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो DNA के रूप में हमको मिल जाता है। ओके, अब हमारे पास क्या है, DNA हम आज ले चुके हैं। DNA के बाद जब हमको एक प्योर DNA मिल जाता है PPT के रूप में, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज के दौरान हम इसको अलग कर लेते हैं, देन उसके बाद के जो टूल्स होते हैं उनका उपयोग कैसे होता है, ओके, उसको देखते हैं। तो सेकंड जो होगा वो होता है हमारे पास फॉरेनर DNA, यानी कि बाहरी DNA। इसको बोलते हैं बाहरी DNA। ये एक ऐसा जीव समूह का DNA होता है जिसे बैक्टर में डाला जाता हो, ठीक है। ऐसा DNA जिसे बैक्टर में डाला जाता हो, तो ऐसे DNA को हम बोलते हैं बाहरी DNA। ओके, देन उसके बाद जो है वो है बैक्टर। अब बैक्टर क्या होता है, बैक्टर को जानने के लिए हमारे पास एक नोट्स को हम ले लेते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं बैक्टर होते क्या है। बैक्टर एक ऐसा साधन है जो DNA के समान ही होता है, परंतु DNA नहीं कह सकते इसे। इसके द्वारा जो है वो सदैव जो भी हम DNA को लेना चाह रहे हैं उस DNA को बैक्टर में डालकर होस्ट कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए बैक्टर जो है वो एक संवाहन की तरीके से कार्य करते हैं। ओके, देखते हैं ये जो बैक्टर होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं हमारे, जैसे प्लाज्मिड बैक्टर, फेज DNA बैक्टर, कॉस्मिड DNA बैक्टर, etc। ओके, देखिए बैक्टर एक ऐसा साधन है जो DNA के समान ही कार्य करता है, परंतु DNA नहीं हो सकता। इसमें निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। यह होस्ट कोशिका में पाए जाते हैं, ये सरलता से अलग किए जा सकते हैं और प्योर रूप में ये प्राप्त किए जा सकते हैं।
इनमें स्वतः दो गुणन की क्षमता होती है, मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता इनमें होती है, और इसी क्षमता के कारण हम इनको यूज़ करते हैं। इनका जो अणुभार है वो डीएनए से कम होना चाहिए। इनका जो अणुभार है वो डीएनए से कम होना चाहिए। निम्न प्रकार के प्लाज्मिड हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार से जानते हैं, जैसे प्लाज्मिड वेक्टर हुआ, फेज डीएनए वेक्टर हुआ, या कॉस्मेट डीएनए वेक्टर हुआ। अतः हम जो कंक्लूजन निकल के आता है वो हम ये कहते हैं कि वेक्टर जो है वो हमेशा सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है, पहले ये सूचनाओं को, हमारे द्वारा कटी गई सूचनाओं को आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम काट देते हैं एंजाइमों की सहायता से, उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आगे होस्ट कोशिका को ट्रांसफर करने का भी काम करता है। इसलिए वेक्टर जो है वो एक वाहक का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट है होस्ट सेल। होस्ट कोशिका जो है वो एक पोषक कोशिका है, पोषक सेल है, जिसका यूज हम सदैव बाहरी डीएनए, किसका, बाहरी डीएनए की खंडों को आश्रय देने का काम करती है, आश्रय देने कार्य करती है। ओके, ये जो कोशिकाएं हैं ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल। हम जो अब यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियल सेल अधिकांश यूज़ करते हैं, जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, जो आप लोग देखते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पोषक कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसका उपयोग हम सदैव आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में बाहरी डीएनए को आश्रय देने का काम करती है। इसलिए इसे सदैव होस्ट कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल। बैक्टीरिया सेल में ई कोलाई इज द मस्ट इम्पोर्टेंट होस्ट सेल्स। ओके, नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक ऐसे बृहद अणु होते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक ऐसे जैविक अणु हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यह बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनका जो वर्क होता है वो रिएक्शंस रेट को कम या अधिक कर सकते हैं। ओके, सभी प्रोटीन्स जो होती हैं, अधिकांश या सभी प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम कहलाती हैं, लेकिन कुछ आरएनए अणु भी एंजाइम होते हैं। कुछ आरएनए अणु भी एंजाइम होते हैं, जैसे राइबोजाइम। ओके, वो निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1,
पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। ये जो एंजाइम है इनका कार्य जो होता है वो बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल तोड़ने का होता है। ठीक है, ऐसे एंजाइम जो सेल ऐसे एंजाइम पाचक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका कार्य किसी भी सेल की सेल वॉल को तोड़कर डीएनए को फ्री करना होता है। जैसे लाइसोजाइम, सेल्यूलोज काइटिनेज। सेकंड है संयोजन एंजाइम। इनका जो काम होता है वह दो डीएनए अणु को ऐड करना होता है। एग्जाम्पल होता है जैसे लाइगेज एंजाइम, ये एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। थर्ड है क्लीव एंजाइम। तो क्लीव एंजाइम का जो काम होता है वो ये है, ये जो क्लीव एंजाइम है इनका कार्य होता है किसी भी डीएनए को काटना। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। नंबर एक है एक्सो और सेकंड है एंडो। यह डीएनए के सदैव बाहरी भाग को कट करता है और यह सदैव डीएनए के अंतभाग पर कट करता है। ओके, अतः इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, इसलिए इन्हें डीएनए की कैंची के नाम से भी जानते हैं। अतः इन्हें डीएनए की कैंची भी कहते हैं। और लास्ट में जो एंजाइम है वो फोर्थ प्रकार के हैं, उनको कहते हैं सिंथेसिस एंजाइम या संश्लेषण एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक जो है इनका, उन्हें कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। इनका काम होता है ये डीएनए को पूरक डीएनए में बदलते हैं। और जो सेकंड है उनका काम है टोपोआइसोमरेज या डीएनए टेम्पलेट भी इनको बोलते हैं। ये आइसोमरेज जो एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को पुनः निर्माण करने में सहायता करते हैं। ओके,
तो इस तरीके से हमने सीखा कि जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाले टूल्स हैं उनका उपयोग किस तरीके से हो सकता है। ओके एंड थैंक यू।